बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़ी खामोशी से एक तब्दीली आई है और इस तब्दीली पे कुछ लोग अजीब किस्म का तबसरा भी कर रहे हैं। वो सहाफ़ी या वो बाअसर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो अब अचानक से, चाहे ये लोग बरतानिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, वो नून लीग की करप्शन के ऊपर बात करना शुरू हो गए और इससे ये तासुर बन रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आज भी एक सिक्के के दो रुख हैं। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके ख़ानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गए, ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हाँ, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है। यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूँ कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्जी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीज़ी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं, आप छोड़ दें सियासत करना, आप छोड़ दें चीज़ों के अंदर असरअंदाज होना, आप बाहर निकल जाएं। जब आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे तो आपका जिक्र ही कोई नहीं करेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज़ में रेलिवेंट रहें, वो चीज़ों को कंट्रोल करें, वो इक़्तिदार अपने हाथ में रखें और जितनी बुराई है वो सियासतदानों की हो, इसमें वो हिस्सा भी डालते रहते हैं। तो नंबर एक तो नून लीग ने तबाही इतनी फेर दी है कि अब बेचारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाज़त भी दे दी है कि थोड़ा बहुत सच आप लोग बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़रा एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाती है और इससे सियासतदान जो हैं वो बदनाम और कमज़ोर रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फ़िलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा, फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है। तो उन्हें पूरे सिस्टम से ही आउट करके रखा हुआ है और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर चले गए। वहाँ पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की। तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस पर राज़ी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पर राज़ी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पर इनकार किया था। और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पर कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं इन्होंने मिल के मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें। लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पर मैं राज़ी नहीं था, तो मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ फ़िलहाल कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उन चीज़ों पर जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहाँ से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहाँ से और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हों तो इसका मतलब यह है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज़्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस
اسرائیل پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ماضی میں بھی مذاکرات کر چکے ہیں، تو اس لیے وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن جے ڈی وینس نے آنے سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سر پہ ایک ہتھوڑا مارا. انہوں نے کیا کہا ذرا یہ دیکھیں آپ. جے ڈی وینس نے کہا ان دا پاکستان اینڈ قطری سسٹمز دے ڈونٹ کوائٹ ہیو دا فرسٹ امینڈمنٹ اینڈ فریڈم آف پریس. یہ فرسٹ امینڈمنٹ کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھ لیں. امریکہ کے اندر نا ایک فرسٹ امینڈمنٹ ہے ان کے آئین میں. دا فرسٹ امینڈمنٹ پروٹیکٹس فریڈم آف ریلیجن، اسپیچ، پریس، اسمبلی اینڈ پٹیشن فارمنگ اے کارنر اسٹون آف امریکن ڈیموکریسی. یہ کہتے ہیں جی کہ جو پہلی ترمیم ہے امریکہ کے آئین میں وہ مذہبی آزادی اور بولنے کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور لوگوں کے احتجاج کرنے کی آزادی، اور ساتھ میں لوگ پٹیشن کر سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ وہ ان کو فراہم کرتی ہے اور پاکستان میں یہ نہیں ہے. یعنی ایک جملے میں کہ وہاں پہ نہ تو میڈیا آزاد ہے پاکستان میں اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی فرسٹ امینڈمنٹ ہے امریکہ کی طرح. تو امریکہ کے لوگ بہت آزاد ہیں، پاکستان اور قطر کے لوگ آزاد نہیں ہیں. قطر کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ تو بادشاہت ہے، لیکن پاکستان کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کا نائب صدر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، فی الحال وہ بولتا نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت مارشل لاء ہے اور پاکستان کے پورے سسٹم کو عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ بات خواجہ آصف بڑے فخر کے ساتھ کہتے بھی ہیں. ان کو بیچاروں کو ٹویٹ بھی اپنے ڈیلیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن خواجہ آصف بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے رہتے ہیں. ایرانی وفد جو ہے اس کے اندر عراقچی ہیں، باکری ہیں اور کالی باف ہیں. ایرانی وفد جس طیارے پر بیٹھ کے آیا اس طیارے کے اوپر لکھا ہوا ہے مناب 168. یہ اس طیارے کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. مناب میں 168 چھوٹی بچیاں شہید ہو گئی تھیں. 7 سال تک چھوٹی بچیاں تھیں اور کچھ تھوڑی بڑی عمر کی بچیاں تھیں. تو یہ 168 بچیاں شہید ہو گئی تھیں پہلے دن کے اٹیک میں. تو مناب 168 طیارے کے اوپر لکھ کر وہ آئے. وہ پھر ایک دفعہ اپنی جذباتی وابستگی کے ساتھ آئے. اب دیکھتے ہیں مذاکرات آگے کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس موقع پہ اسرائیل نے خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں اس ایم او یو کی جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں دستخط ہوا، جس پہ بعد میں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کر کے وہ اٹھا کے دکھایا تھا. تو اب اس کی خلاف ورزیاں اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں بہت سارے لبنانی شہید کر دیے اور جنگ بندی سے تقریباً وہ مکر گیا ہے. لبنان کے اوپر جو حملے کیے ہیں ان میں 50 سے زائد افراد اس وقت تک جاں بحق ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ حملے کر رہے ہیں، جبکہ سویلین بھی اس کے اندر شہید ہو رہے ہیں، بچے اور خواتین بھی ہیں. دوسری طرف حزب اللہ جوابی کارروائی کرتی ہے، اس میں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ وہاں پہ ایک جنگ جیسی کیفیت ہے اور اس پہ ایران نے بڑا سخت رد عمل دیا. پہلے آپ ایران کا رد عمل سنیں، پھر میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں کہ کیوں یہ مذاکرات اس وقت خطرے میں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جو معاہدہ تھا ایم او یو، اس کی جو پہلی شق ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، تو یہ جو باہمی ہمارا ایم او یو ہے اس کا سب سے اہم ستون یہ شق ہے. جہاں ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے، وہیں دوسرے فریق کے لیے لازم تھا کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان میں جنگ بندی پر مجبور کرے. ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں اس نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کی ہے. اگرچہ بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ مفاہمت نامہ ایک سنگل پیج کی حیثیت رکھتا ہے. پہلی شق کی خلاف ورزی پورے معاہدے کو مشکوک بنا رہی ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اور جب تک دوسرا فریق فوری طور پہ ضروری اقدامات نہیں اٹھاتا، یہ مفاہمت نامہ مجموعی طور پہ شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اب یہاں ایک خبر اور آتی ہے اس کے بیچ میں کہ ایرانی جو نیوی ہے اس نے آبنائے ہرمز کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا ہر طرح کی ٹریفک کے لیے. وہاں سے اب ٹینکرز اور بحری جہاز نہیں گزریں گے. اب یہ خبر بھی آ رہی ہے وہاں ریجن میں، اور اس کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے باقاعدہ. جہازوں کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ویسلز مسٹ اسٹے کلیئر، ڈو ناٹ اپروچ دا اسٹریٹ، ادروائز یور سیکورٹی ول بی ایٹ رسک. کہ آپ اس طرف مت آئیں ورنہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوگی. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈیو ٹو اسرائیلی کرائمز، یہ اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ہے ان لبنان کے اندر، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ وائلیشن آف سیز فائر کمٹمنٹس. امریکہ نے جو ہمارے ساتھ سیز فائر کے اوپر یا جنگ بندی کے اوپر جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو جناب اب ایران نے کہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ اور دیا، اور یہ سٹیٹمنٹ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن کیونکہ معاہدہ خطرے میں ہے، وہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टूल नहीं होगा, यानी किसी किस्म का महसूल वसूल नहीं किया जाएगा आबनाए हुर्मुज़ में। हालांकि वो मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतज़ाम जो है वो ईरान और जो ओमान है ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाए, यानी अगर ये हमने यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहाँ से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता हैं मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए, तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें ये मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहाँ से पूरा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का ये मतलब है। वो ये कहता है कि आपने हुर्मुज़ में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा तो अमेरिका करेगा और कोई नहीं करेगा। हाँ, तो ये मुमकिन है ना। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान मिलकर आपने हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा करें और अरब बेचारे पैसा देने पर मजबूर हों और ईरान को इससे छूट हो, क्योंकि अमेरिका को तो पैसों में दिलचस्पी होती है। अमेरिका की दिलचस्पी तो डॉलर्स कमाने में है, वो तो पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो ये नहीं देखेगा कि अरबों के साथ, और अरबों को मना भी लेगा, अरबों के बाद दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। यहाँ इस पूरे खित्ते में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ चाइना को तकलीफ होगी तो चाइना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, वो अरबों से कोई रियायत ले लेगा या अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि चाइना की तवज्जो जो है वो सिर्फ कारोबार करने की तरफ है, बाकी चीज़ों पर वो ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ना बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अमेरिका ने ये जो मुआहदा किया ये क्यों किया। उन्हें लगता था कि अभी मजीद जंग होनी चाहिए और अटैक होना चाहिए बार बार ईरान के ऊपर, और ईरान में जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे वो मकासद हासिल नहीं हुए। अब अलग अलग किस्म के बयानात इसराइल में सियासतदानों की तरफ से आते हैं, सहाफ़ियों की तरफ से आते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो बाज़-औक़ात आग उगल रहा होता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। तो इसराइली सहाफ़ी ने कहा कि अमेरिका को एक और 9/11 की ज़रूरत है। ये एक इसराइली सहाफ़ी है, ये चैनल 12 के ऊपर काम करते हैं। इनका नाम है जी बेनी सब्ती, बड़ा अजीब सा नाम है, बेनी सब्ती इनका नाम है जी। i24 के लिए भी ये काम करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि इस वक्त एक 9/11 या पर्ल हार्बर की ज़रूरत है। इस वक्त अमेरिका में एक 9/11 जैसे वो हो गया था, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे हज़ारों लोग अमेरिका में मारे गए थे। उसके बाद अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने पूरी एक जंग की थी, और उससे पहले एक पर्ल हार्बर हुआ था, उसके नतीजे में दुनिया में बहुत तबाही हुई थी। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये होना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि इसराइल उसका सच्चा दोस्त है। उन्होंने सोचे समझे बगैर जो है, हमसे मुशावरत किए बगैर ये जो मुआहदा कर दिया, वो अब उसके ऊपर यूँ बात कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर पागलपन और ज़हनी दिवालियापन है। खुदा अमरीकियों पर रहम करे, इस किस्म की बात की है। यानी अब तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा हो जाए, और इस बात का खदशा है, क्योंकि जो लोग वॉर देखना चाहते हैं ना या जंग करवाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हथियारों की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। वो ये चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा उनके पास आए। पैसा तभी आएगा जब जंग लगेगी। जंग लगेगी तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, बारूद की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मिसाइल चाहिए होंगे, बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, तैयारे चाहिए होंगे। फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा असला चाहिए होगा। तो अगर अमेरिका में आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जो इसराइली सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो जाता है तो फिर क्या होगा? उसका इल्ज़ाम तो किसी पे भी दिया जा सकता है। पिछली मरतबा इल्ज़ाम लगा दिया गया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, हालांकि बाद में जो तहकीकात हुई उनमें पता चला कि अफ़गानिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के ऊपर लगा और अफ़गानिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ दी गई जो 20 साल ख़त्म ही नहीं हुई। तो अमेरिकन को जंग में धकेलने के लिए एक करंट का झटका या एक बड़ा इंसिडेंट दहशतगर्दी का, जो अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके नताइज क्या होंगे, और कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। लेकिन चले हम इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसराइली सहाफ़ी की जानिब से, या इस किस्म की जो बार बार बातें की जा रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो टारगेट अचीव करना चाहती थी ईरान में, वो नहीं हो पाए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से एक दो खबरें मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक घटिया खेल खेला जा रहा है और हम सब वो खेल देख रहे हैं। लोग बार बार यकीन दिलाते हैं, मैंने आपको लोगों की आवाज़ सुनवाई, उनकी बातें सुनवाई। वो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी जिद्दोजहद है, ना हम किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं।
مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی، آئینی، قانونی اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں فراہم کیے جائیں۔ اب ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں شرپسند اور غدار کہا جاتا ہے۔ نہ ہم شرپسند ہیں، نہ ہم غدار ہیں۔ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ کشمیری بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس، انہوں نے کہا جی ان کو نہ چھوڑا جائے، شرپسندوں کو یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ایک آدھے بندے کا جو غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کو جواز بنا کے آپ پورے کشمیر کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کے اندر شامل ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں، کیا یہ سارے غدار ہیں؟ کیا یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سفید دیوار کے سامنے بٹھا کے لوگوں سے پارٹی چھڑوانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، وہ جسے ہم اغوا برائے بیان کہتے تھے۔ ابھی ایک بندے کا بیان آیا، ہو سکتا ہے اس نے خود دیا ہو، لیکن راجہ امجد علی خان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بندوں کے میں نے دیکھے ہیں۔ سفید دیوار ہے پیچھے، جیسے ماضی میں ہوتی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ، سفید دیوار ہے پیچھے، بندہ بیٹھا ہوا اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جی میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں یہی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہوا، جی میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہی کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کب تک لوگوں سے وفاداریاں چھڑوائیں گے یا ان کے ساتھ زور زبردستی کریں گے؟ اب جس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے دل کے اندر ایک گرہ لگ جائے گی، پھر جب اسے موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ کیسے ایک پوری نسل کو یا لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یا اکثریت کو آپ وفاداروں سے غداروں میں تبدیل